Hello everyone, welcome once again in the series of Principle of Management. I am Devdutt Singh and you are most welcome in my YouTube channel Learn with Dev. So today we are going to discuss the features of leadership and one of the most important thing about a leader and a manager. One very controversial and important thing to know is that what is the difference between a leader and a manager? Is the leader and a manager is the same person is leader as well as manager, or the two different concept, two different person, two different thing, the leader and a manager? Let us see what are the differences between a leader and a manager. What makes a leader a good manager and what makes a manager the only part of an organization. So let's understand. A leader is one who emerge as a leader depend on situational factor. लीडर कोई भी जो होगा, उसे पहले भी हम लोगों ने सीखा है लीडरशिप के वीडियो में कि लीडर को अपॉइंट नहीं किया जाता है, ये कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है, बट ये क्या है, एक सिचुएशनल फैक्टर के कारण इमर्ज किया हुआ एक सिचुएशन है. दैट मीन्स कोई सिचुएशनल फैक्टर आया, कुछ प्रॉब्लम्स आई ऑर्गेनाइजेशंस में, कुछ प्रॉब्लम्स हुई एम्प्लॉयज को, और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक कोई नॉर्मल पर्सन ही इमर्ज कर जाता है, किसके तौर पे, एक लीडर के तौर पे. तो लीडर हमेशा क्या होता है, इमर्ज होता है, एक किसी सिचुएशंस पर बेस्ड होता है उसके इमरजेंस का रीजन. समझ में आ रहा है कि लीडर जो भी होगा वो एक सिचुएशनल फैक्टर की वजह से आया हुआ एक आदमी है. That means leader is a person who emerges as a situational factor. Whereas जबकि a manager always put into his position by appointment. मैनेजर को हमेशा उसके अपॉइंटमेंट के आधार पर उसे पोजीशन किया जाता है, उसे वहां पर किसी भी सेक्टर में, किसी भी ब्रांच में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस किया जाता है. तो मैनेजर इज ए ऑफिशियल पोस्ट बिकॉज ही इज पुट बाय द एन अपॉइंटमेंट. क्लियर हो रहा है? फर्स्ट डिफरेंस ये है कि लीडर इमर्ज होता है सिचुएशनल फैक्टर के कारण और मैनेजर को पुट किया जाता है उसके पोजीशन पर, राइट, बाय अपॉइंटमेंट. सेकेंड डिफरेंस इज व्हाट, ए लीडर हैज ऑलवेज सम पर्सनल पावर. लीडर के पास हमेशा एक पर्सनल पावर होती है. ये वाली पर्सनल पावर नहीं, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस. लीडर के पास वो एबिलिटी होती है जिससे कि वो अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं. इन्फ्लुएंस दो सेक्शन में हो सकती है. एक तो पॉजिटिव वे में अगर लें इसे, तो अगर ऑर्गेनाइजेशंस का कोई गोल है, उस गोल को पूरा करने के लिए एम्प्लॉइज को इन्फ्लुएंस करना, तो ये एक हो गया इन्फ्लुएंशियल पावर. सेकेंड इज व्हाट, कि अगर किसी एम्प्लॉइज को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके कारण जो है कि मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करना. तो इस तरह से एक लीडर के पास पर्सनल पावर होती है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी. बट लेकिन ए मैनेजर ऑलवेज हैज सम पोजिशनल पावर. मैनेजर के पास कोई भी पर्सनल पावर नहीं होती है, उनके पास एक पोजिशनल पावर होती है जो कि उन्हें अपॉइंटमेंट के बाद मिलता है. तो ए मैनेजर हैज ऑलवेज ए positional power, not a personal power, right? The third most important difference is that a leader always seek objective of his subordinate. लीडर हमेशा अपने सबऑर्डिनेट के ऑब्जेक्टिव को सीख करता है. सबऑर्डिनेट अपने एम्प्लॉइज, अपने ग्रुप के एम्प्लॉइज के प्रॉब्लम्स को वो लेकर आगे बढ़ता है. तो दैट मीन्स लीडर का जो ऑब्जेक्टिव होता है, लक्ष्य क्या होता है, अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रॉब्लम्स को जो है कि सॉल्व करना. तो इस तरह से लीडर के ऑब्जेक्टिव और उसके सबऑर्डिनेट, उनके ग्रुप के एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स के बीच में क्या आ जाती है, म्यूचुअलिटी आ जाती है. लीडर और उनके एम्प्लॉइज के जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव होंगे. वाइल जबकि ए मैनेजर सीक फॉर द ऑब्जेक्टिव ओनली ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो मैनेजर होगा वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देगा. उसे कोई मतलब नहीं है कि उसके एम्प्लॉइज को क्या प्रॉब्लम है, डजंट मैटर. उसके ऑर्गेनाइजेशन की क्या ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना है. दैट इज द वर्क ऑफ ए मैनेजर. तो आई होप कि अब आप लोगों को जो डिफरेंस है एक लीडर और एक मैनेजर के बीच में समझ में आ गया होगा. तो यहां से कंक्लूजन क्या निकालते हैं हम लोग, यहां से कंक्लूजन ये मिल रहा है कि अगर एक मैनेजर
गुड लीडरशिप क्वालिटीज के साथ वर्क करेगा तो वो एक अच्छा मैनेजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो लीडर होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज, अपने ग्रुप ऑफ पीपल्स की भी जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको ध्यान में रखता है। तो एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ का भी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग सीखेंगे कि वो क्या डिफरेंट लीडरशिप मॉडल हैं जिनके थ्रू हम लोग लीडरशिप को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, so now we are going to learn various important leadership model. What is the meaning of the term leadership model? लीडरशिप मॉडल का मतलब होता है वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, वो तरीका जिससे कि एक अच्छा लीडरशिप को अप्लाई किया जा सके, एक अच्छे लीडरशिप को वैलिड किया जा सके, एक अच्छे लीडरशिप को एग्जीक्यूट करवाया जा सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो डिफरेंट थिंकर्स ने अपने डिफरेंट अप्रोच को रखा कि कैसे लीडरशिप मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और इस लीडरशिप मॉडल का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? इस लीडरशिप मॉडल का ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे हम अपने एम्प्लॉयज और मैनेजर के बीच के रिलेशंस को बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कर सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द लीडरशिप मॉडल ऑफ फीडलर्स। फीडलर एक थिंकर थे जिन्होंने अपना एक लीडरशिप मॉडल दिया था जिनका नाम है फीडलर्स लीडरशिप मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, this model postulates that the effectiveness of leadership depend on situational favorableness. This model explain that the effectiveness, कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा कोई भी लीडरशिप मॉडल, कोई भी लीडरशिप अप्रोच, कोई भी मैनेजर जो लीडर के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव वर्क कर पाएंगे, वो किस पे डिपेंड होगा? सिचुएशनल फेवरेबलनेस पर, कितना ज्यादा सिचुएशन उनके फेवर में है, सिचुएशनल फेवरेबलनेस पर वो डिपेंड करता है कि उनका इफेक्टिवनेस कितना होगा। अब ये कौन कौन सा सिचुएशन है? फर्स्ट सिचुएशन इज द टास्क स्ट्रक्चर। टास्क का स्ट्रक्चर कैसा है? सेकेंड वन इज द लीडर मेंबर रिलेशन एंड द थर्ड वन इज द पोजीशन पावर। How to understand all these things? लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन पावर, ये क्या है? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव लीडरशिप को करने के लिए, इफेक्टिव लीडरशिप मीन्स व्हाट? लीडर और मेंबर, दैट मीन्स एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच के रिलेशंस को इफेक्टिव करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? इट रिक्वायर्ड गुड लीडर मेंबर रिलेशन। दैट मीन्स लीडर यहाँ पे कौन है? लीडर यहाँ पे मैनेजर है। मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच का रिलेशन अच्छा करना पड़ेगा। हाईली स्ट्रक्चर्ड टास्क, जो टास्क होंगे वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होंगे। मीन्स व्हाट? कि ज्यादा कंफ्यूजिंग टास्क नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड टास्क को रखना पड़ेगा एम्प्लॉयज के बीच में। एंड द थर्ड वन इज द हाई पोजिशनल पावर। अगर गुड लीडरशिप, लीडर एंड मेंबर रिलेशन होता है एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड टास्क को इंप्लीमेंट करते हैं एंड द हाई पोजीशन पावर होता है, तो ये तीनों सिचुएशन जो है कि इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा। जो इफेक्टिवनेस है, गुड इफेक्ट जो होगा लीडरशिप का, उसको ये तीनों फैक्टर क्या करेगा? बढ़ा देगा। कौन कौन सा फैक्टर है? अगेन रिपीट, लीडर मेंबर रिलेशन, task structure and position power. All these three factors can affect the value, importance of the leadership in any organization. Proceed to the next model, that is Hersey and Blanchard model. What is Hersey and Blanchard model? Hersey and Blanchard model is also known as life cycle model. We will learn later कि why it is called life cycle model. First understand what is Hersey and Blanchard model. It explained by 4 phases. Hersey and Blanchard explain his leadership model by 4 phases. What are those 4 phases? The first one is when the subordinate enter into the organization. Let us understand first is that कि Hersey and Blanchard focus on the manager and employee relationship, and he explained how a manager can perform
a better understanding, perform a good task with his employee, how he relate to his employee in a good manner, he explained the 4 pages. उन्होंने 4 पेजेस को बताया, जिस 4 पेज को की हेल्प से एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय से अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवा सकता है. और वो फर्स्ट फेज क्या था कि जब से पहले इनिशियल फेज क्या होगा कि कोई एम्प्लॉय जो है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करेगा, दैट इज द इनिशियल फेज. तो जो फर्स्ट फेज जो स्टार्ट हो जाता है लीडरशिप का, वो यहां से व्हेन ए सबऑर्डिनेट इंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, जब इंटर करेगा, आएगा जब पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में. एंड द सेकेंड वन इज व्हेन सबऑर्डिनेट मैच्योर एंड मैनेजर स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन हिम. सेकेंड फेज कब स्टार्ट होता है लीडरशिप का कि मैनेजर उसको सपोर्ट करे, किसी भी सबऑर्डिनेट को जो एम्प्लॉय इंटर हुआ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको इतना मैच्योर कर दे कि वो अब उस पे जो है कि वो मैनेजर ट्रस्ट कर सकता है, उसके काम पर ट्रस्ट कर सकता है. थर्ड वन इज व्हेन, अब थर्ड सिचुएशन क्या होगा कि अब मैनेजर उस सबऑर्डिनेट को इतना मैच्योर कर दिया है कि वो उस पे जो है कि ट्रस्ट कर सके. तो अब थर्ड फेज में क्या होगा, when manager no longer think high about his task. अब मैनेजर को ज्यादा उसके काम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैनेजर ने उसे इतना गाइड कर दिया है, इतना अच्छे तरीके से वर्क को एक्सप्लेन कर रखा है कि अब उसके किस सबऑर्डिनेट के बारे में इतना सोचने की मैनेजर को जरूरत नहीं है. दैट इज द थर्ड फेज ऑफ द Hersey and Blanchard model. What is the fourth phase and the last phase? In the fourth phase, as subordinate became highly mature, motivated and self-directing. अब ये पर्पस क्या था, क्या पर्पस था लीडरशिप का? हर्सी एंड ब्लैंचर्ड मॉडल का पर्पस क्या था कि जो सबऑर्डिनेट, जो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर हुआ है, उस एम्प्लॉय को इतना मैच्योर कर देना, इतना डेवलप कर देना कि वो अब जो है कि खुद से सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टिंग हो जाए, कि अब वो अपने कामों को लेकर खुद से मोटिवेट रहे, अपने ऑर्गेनाइजेशन पर जो है कि फोकस करे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर फोकस करे, और वो सेल्फ डायरेक्टिंग हो. दैट मीन्स खुद को डायरेक्ट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए. तो दैट्स व्हाई क्या सीखा हम लोगों ने कि जब से वो इंटर हुआ किसी ऑर्गेनाइजेशन में और जब वो कंप्लीट मैच्योर हो गया, दैट मीन इंटर टू कंप्लीट मैच्योरिटी, that's why this model is called the life cycle model. Hersey and Blanchard model is also known as life cycle model, and now we understand why Hersey and Blanchard model is called the life cycle model. Clear? Now proceed to the one of the most important model, that is Robert J. House contingency model. What is Robert J. House contingency model? This model is also known as path goal theory. We will read later or understand later why it is called path goal theory. Let us first understand what is Robert J. House contingency leadership model. So Robert J. House contingency leadership model focuses on the 4 behavioral approach. Robert's model is focuses on the behavioral approach of a leader, of any leadership approach, of any leadership model of or structure. The first behavioral approach is that as directive. When a manager perform the work like a leader, then he must be as a directive. Who is directive? Who is director? And what are the nature of director? Director is one who explain his subordinate what to do and how to do. How the work is to be done, that is explained in the way of direction. So that's why as a directive nature, as a directive mode, in the directive mode, any manager can behave like a leader. Next one is the as supportive. As supportive nature, by the help of supportive nature, a manager grows the friendly relation with his employee and so concerns about his problems, about his organizational problems and also some of his personal problems. So by this nature, by supportive nature, a leader or a manager can grow the friendly nature with his subordinate, with his employee, and so concern about his problems.
about whose problem? About employees problems. Next one is the as achievement oriented. In this role, in achievement oriented role, a leader set goals and give confidence. अचीवमेंट ओरिएंटेड मोड में एक जो लीडर होगा, जो मैनेजर होगा, वो क्या करता है कि गोल्स को सेट करता है. कैसा गोल सेट करता है? वो गोल जो कि चैलेंजिंग हो, चैलेंजिंग गोल हो, चैलेंजिंग एम्प्लॉइज के लिए चैलेंजिंग हो, बिकॉज मैनेजर इज ऑलरेडी एन एक्सपर्ट. तो वो चैलेंजिंग गोल अपने एम्प्लॉइज के लिए सेट करता है. और फिर एक तो चैलेंजिंग गोल सेट करते हैं और फिर अपने एम्प्लॉइज को ये कॉन्फिडेंस देते हैं, यस यू कैन डू दिस, एंड गिव कॉन्फिडेंस टू हिज एम्प्लॉय. And the last role of this behavioral approach is that as participative. What is the meaning of participative? In the role of participative, he take decision after consultation with subordinate. Participative means what? कि एम्प्लॉइज को भी पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं. किस चीज में? डिसीजन मेकिंग में. जो भी डिसीजन एक लीडर लेगा वो डिसीजन कंप्लीटली किसके फेवर में होगा? उसके एम्प्लॉय के फेवर में होगा. तो अगर एम्प्लॉय के फेवर में कोई डिसीजन लेना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉय से कंसल्ट करना पड़ेगा डिसीजन लेने से पहले कि ये काम है, इस काम के लिए एक डिसीजन लेना है, इस डिसीजन को किस तरीके से लिया जाए, क्या क्या अप्रोच रखा जाए, तो इसके लिए कंसल्ट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज के साथ. तो ये कुछ 4 बिहेवियरल अप्रोच जो कि रॉबर्ट जे हाउस ने एक्सप्लेन किया था एज ए लीडरशिप मॉडल. तो ये सारे जो बिहेवियरल अप्रोच है ये सारे सपोर्टिव है, और ये सपोर्टिव होने के साथ साथ एम्प्लॉइज के पाथ को डिफाइन करते हैं कि आपको अब क्या करना है, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, और किस किस रास्ते से होकर आपको गुजरना है. दैट्स व्हाई रॉबर्ट जे हाउस कंटिंजेंसी लीडरशिप मॉडल इज आल्सो नोन एज पाथ गोल थ्योरी. इसमें गोल्स तक पहुंचने के लिए जो जो भी पाथ्स हैं, उस पाथ को कैसे ट्रेवल करना है, उस पाथ को कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो सिखाया है रॉबर्ट जे हाउस ने अपने कंटिंजेंसी लीडरशिप मॉडल के थ्रू. आई होप आप लोगों को ये सारे फीडलर्स मॉडल, हॉस्ले एंड ब्लैंचर्ड मॉडल एंड रॉबर्ट जे कंटिंजेंसी लीडरशिप मॉडल समझ में अच्छे से आ गया होगा. एंड इस वीडियो में हमने सीखा कि सबसे पहले तो ये देखा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं एक लीडर और एक मैनेजर के बीच में. फिर हम लोगों ने सीखा कि क्या एक अप्रोच होना चाहिए, एक लीडरशिप मॉडल होना चाहिए, एक वेल क्लासिफाइड लीडरशिप मॉडल होना चाहिए, जिससे कि एक्सप्लेन किया जा सके कि कैसे एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मैनेजर अपने एम्प्लॉइज के साथ बिहेव करे, ट्रीट करे और अपने ऑर्गेनाइजेशंस को सक्सीड करे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करे. आई होप आपको ये कंप्लीट लीडरशिप का स्ट्रक्चर, लीडरशिप के डेफिनेशंस के साथ साथ, लीडरशिप के अप्रोच के साथ साथ, लीडरशिप के फंक्शंस एंड लीडरशिप एंड मैनेजर्स के बीच में डिफरेंट एंड द वेरियस लीडरशिप मॉडल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. अगर किसी भी सेक्शंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. And thank you so much for being with me, for learning with me something new and something amazing things about the management of any organization. Thank you so much.